नमस्कार सभी साथियों को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थानी बातें पर। हम पिछले 3 सेशन से साइकोलॉजी की शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें हमने विकास की प्रारंभिक पृष्ठभूमि देखी तथा उसके बाद हम कल पढ़ रहे थे, इसकी अवस्थाएं पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने गर्भावस्था तथा शैशवावस्था की चर्चा की थी। तो आज हम दो इसकी जो महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं उनकी बात करेंगे, जिनमें पहली है बाल्यावस्था तथा इसके बाद में पढ़ेंगे किशोरावस्था। अंतिम है जो 5वें नंबर की प्रौढ़ावस्था, उसकी हम अधिक बात नहीं करेंगे क्योंकि वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। बालक के विकास की हमें मेनली बात करनी है। तो चलिए बाल्यावस्था की हम शुरुआत करते हैं। दो अवस्थाएं हमने पीछे पढ़ ली हैं जो कि 6 वर्ष तक हो गई थी। अब हम पढ़ते हैं बाल्यावस्था, जिसकी अवधि मानी जाती है 6 से 12 वर्ष की। 6 से 12 वर्ष की बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है। हमने दो तरह की शिक्षाओं की चर्चा की थी, जो औपचारिक शिक्षा थी, फॉर्मल एजुकेशन, और एक थी अनौपचारिक शिक्षा। तो अनौपचारिक शिक्षा हमने कहा था कि परिवार से होती है। अब बाल्यावस्था में विद्यार्थी 6 वर्ष से अर्थात विद्यालय जाने की शुरुआत में है, तो अब उसे शिक्षा मिलेगी औपचारिक शिक्षा, अर्थात बाल्यावस्था में बालक औपचारिक शिक्षा ग्रहण करना शुरू करता है। औपचारिक शिक्षा जो फॉर्मल से अधिक याद रहती है। अब बात करते हैं बाल्यावस्था की कुछ विशेषताओं से, जिनसे अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है कि इस अवस्था को क्या कहा जाता है, या ये जो विशेष नाम है ये कौन सी अवस्था का है। तो इसमें सबसे पहले आता है कि इसको जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ। अनोखा काल अर्थात यूनिक पीरियड कहते हैं इसको, अनोखा काल। ये कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा किसने था, तो ये कहा था कोल और ब्रूस ने। कोल एंड ब्रूस ने इसे कहा था। इस अवस्था को कहा जाता है जीवन का निर्माणकारी काल। निर्माणकारी काल अर्थात इसमें बच्चा विद्यालय जाना शुरू कर देता है तथा वह विद्यालय से क्या कुछ सीखेगा, उसका किस प्रकार से बेस रहेगा, इसलिए इसको निर्माणकारी काल कहा जाता है। इसे निर्माणकारी काल कहा है किलपैट्रिक महोदय ने। किलपैट्रिक। आगे इसमें बात करें तो इसको कहा जाता है प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल। प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण अर्थात बालक समाजीकरण को समझने में प्रतिद्वंद्व में आ जाता है कि उसे क्या करना है। उसको सामाजिकता की इतनी समझ नहीं होती है। उसको बड़े कुछ कहते हैं तथा उससे छोटे हैं वो उसे कुछ कहते हैं। सोशलाइजेशन का जो पीरियड ऑफ है कम्पिटिटिव सोशलाइजेशन कहा जाता है इसे। ये भी किसने कहा था? ये भी कहा था किलपैट्रिक ने। हमने ऊपर माफ कीजिएगा यहाँ पे किलपैट्रिक लिख दिया, ये निर्माणकारी काल इसको सिगमंड फ्राइड ने कहा था। सिगमंड फ्राइड ने कहा था ये, सिगमंड फ्राइड ने। आगे विशेषताओं में बात करें तो इसका ये पॉइंट महत्वपूर्ण याद रखना है कि इसको छद्म परिपक्वता कहते हैं। छद्म, छद्म होता है दिखावा, या जिसे और अच्छे से कहें तो मिथ्या, मिथ्या परिपक्वता। इंग्लिश में बात करें तो इसको कहते हैं सूडो मैच्योरिटी। सूडो मैच्योरिटी कहते हैं इसको। छद्म परिपक्वता से अर्थ ये है कि बालक को लगता है कि वह परिपक्व हो गया है, उसको ऐसा लगता है, लेकिन वो हुआ नहीं है अभी। और ये कहने वाले मनोवैज्ञानिक थे रोस। रोस ने इसे छद्म परिपक्वता की अवस्था कहा है। बालक की शिक्षा की अब बाल्यावस्था से शुरुआत होती है, तो हम शिक्षा की दृष्टि से देखें तो शिक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण काल है। शिक्षा की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से बात करें तो ये महत्वपूर्ण काल है। किस प्रकार से बच्चे का स्कूली
टाइम में, शुरुआती समय में किस प्रकार के समय बीतता है, उसके आधार पर उसके आगे की शिक्षा डिपेंड करती है। अब उसकी सोच की बात करें तो अभी तक उसकी सोच जो है वो यथार्थवादी होगी, रियलिस्टिक जिसे बोलते हैं। यथार्थवादी अर्थात जो चीज़ सामने दिख रही है उसी पर वह सोच पाता है, उसके अंदर की या उसके गुणों के बारे में अधिक नहीं सोच पाता है, जिसको बोलते हैं रियलिस्टिक। इस अवस्था में बच्चे छोटे छोटे अपने ग्रुप बना के घूमते हैं, जिनको गैंग गैंग बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं गैंग एज। पिछली अवस्था में शेष अवस्था को हमने कहा था प्री गैंग, अर्थात गैंग से पहले की अवस्था प्री गैंग, इसको बोलते हैं गैंग एज। गैंग एज उस जिसमें बच्चा खुद को नेता समझने लगता है, नेता की तरह, अर्थात मैं तो मेरे ग्रुप का नेता ही हूँ। अब एक बात इसमें ध्यान रखनी है कि इसमें जो बच्चे का समलैंगिक के प्रति ही ज़्यादा आकर्षण होता है, समलैंगिक आकर्षण। अब समलैंगिक का मतलब ये है कि लड़का लड़के से दोस्ती करना पसंद करता है तथा लड़कियां लड़कियों से पसंद करना करती हैं, क्योंकि बच्चे हैं वो, माफ करना, लड़के हैं वो लड़कों के साथ में ग्रुप बनाकर रहते हैं और लड़कियां लड़कियों के साथ में ग्रुप बनाकर रहते हैं। समूह की भावना हमने की है तो इसमें उनमें ग्रुप बनाने की भावना उत्पन्न हो जाती है, अर्थात ग्रुप स्पिरिट जिसको बोलते हैं ग्रुप स्पिरिट। ग्रुप स्पिरिट अर्थात समूह की भावना, समूह बनाकर रहते हैं। अब इस अवस्था में बालकों का ध्यान भी अधिक रखना पड़ता है, क्योंकि इस एज में वो स्कूल की तरफ निकल जाते हैं, अर्थात घर से बाहर निकलते हैं पहली बार। तो इसके अंतर्गत कुछ संगति के चलते या कुछ बाहरी प्रभावों के चलते उन पर झूठ चोरी इस प्रकार का अधिक प्रभाव पड़ता है, अर्थात जो चोरी और झूठ अधिक होता है इस अवस्था में। पिछली जो शेष अवस्था की उसको हमने खिलौने की आयु कहा था, और ये कहलाती है खेल की आयु या गेम एज हम कह सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन मैन होते हैं इसके, जैसे गेम एज हो गया, उसका वो टॉय एज हो गया, इस प्रकार के क्वेश्चन, क्योंकि इनमें तुलना करके पूछ लेता है। अब जैसे इसमें कार्य 6 साल से शुरू होती है अवधि, 6 से 12, तो 6 अर्थात 6 से 7 8 की आयु है, इसको बोलते हैं प्रारंभिक प्रारंभिक विद्यालय की आयु, या इस पूरी आयु को बोलते हैं प्रारंभिक। आपने विद्यालय की वैसे सुना होगा कि पहली से 8वीं तक की जो क्लास होती है वे प्रारंभिक विद्यालय माने के अंतर्गत आते हैं, जैसे वो बोलते हैं प्रारंभिक विद्यालय, प्रारंभिक विद्यालय की आयु। इस अवस्था को डर्टी एज भी बोलते हैं, अर्थात गंदी अवस्था भी बोलते हैं। बच्चे पूरे दिन घर से बाहर रहते हैं तथा ऐसे वैसे इधर से उधर घूमते रहते हैं, तो गंदगी तो लगेगी, इसलिए इसको बोलते हैं डर्टी एज। डर्टी एज भी इसको बोलते हैं। इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो जो भाषा होता है उसको तीव्रता से ग्रहण करता है, अर्थात जो भाषा का विकास है ना वो तीव्र गति से होता है, भाषा विकास से तीव्र गति से, भाषा विकास तीव्र गति से होता है। अब ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि बच्चे बिना किसी बात के बाहर भ्रमण करते रहते हैं, तो बिना काम के भ्रमण भी इसी अवस्था में करते रहते हैं, बिना कार्य बाहर भ्रमण। ये प्रश्न एक बार पूछ लिया था, वो कौन से एग्जाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि कौन सी एज में बच्चे बिना किसी कार्य के बाहर अधिक भ्रमण करते रहते हैं, तो वो बाल्य अवस्था में ही करते रहते हैं। अब व्यक्ति के दो स्वभाव होते हैं कि आंतरिक व्यक्ति या बाह्य व्यक्ति, बहिर्मुखी अंतर्मुखी व्यक्ति बोलते हैं, जो जिनको इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। तो इस उम्र में जो बच्चे हैं वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट कहें तो बहिर्मुखी। अब आपको मैं बता देता हूँ कि बहिर्मुखी स्वभाव किस प्रकार का होता है, कि बच्चे बोलते रहते हैं अधिक, किसी से बोल लिया, अर्थात कम शर्माना, व्यक्तिगत रूप से या सामाजिक समाज में अधिक बोलचाल में विश्वास रखना, अर्थात सामाजिकता में गुण उनमें अधिक आ जाता है। अगर उनको सामाजिक किसी क्रियाकलाप में कोई कार्य दे दिया जाता है तो उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। ऊपर हमने बात की थी कि यथार्थवादी या यथार्थवादी कोई दूसरा कहते हैं मूर्त,
अर्थात चिंतन केवल मूर्ति कर पाते हैं। मूर्त को बोलते हैं कंक्रीट, मूर्त को बोलते हैं कंक्रीट, अर्थात संकीर्ण सोच होती है, किसी चीज़ के बारे में इतना खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। आगे किशोरावस्था उसमें हम पढ़ेंगे कि बालक की जो सोच है वो खुल जाती है, अर्थात अमूर्त चिंतन भी करने लगती है। इसके अंतर्गत एक और मिलती है विशेषता कि इसमें बच्चा जो जो भी चीज़ मिलती है उसको संग्रह करने की अधिक करता है, उसकी संग्रह की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, संग्रह करने की प्रवृत्ति या संचय करने की प्रवृत्ति, संचय करने की प्रवृत्ति इसी एज में देखने को मिलती है। इसमें कई बार बच्चे नकार भी देते हैं, अर्थात नकारने की प्रवृत्ति भी मिलती है, नकार देते हैं, नकारने की प्रवृत्ति। अगर सिगमंड फ्राइड की कामुकता प्रवृत्तियों की जो स्थिति है उसकी अगर बात करें तो बाल्य अवस्था में सबसे कम कामुकता पाई जाती है, सबसे कम कामुकता। ऐसा क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है, सबसे कम कामुकता कौन सी अवस्था में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है बाल्य अवस्था। पीछे भी हमने अवस्थाओं में कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों की परिभाषाएं देखी हैं, इसके अंतर्गत भी कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों की परिभाषाएं हैं जिन पे हम थोड़ी नज़र डालेंगे। जिसके अंतर्गत पहला नाम आता है वही करो एंड करो का, करो एंड करो का। करो एंड करो ने बाल विकास की अवस्था के लिए कहा कि जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है ना, 6 वर्ष का जब बालक हो जाता है तो उसकी मानसिक योग्यताओं को लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। मानसिक जो योग्यताएं उसकी उनका लगभग विकास हो जाता है, मानसिक योग्यताओं का विकास, लगभग पूर्ण विकास, ये कहा था क्रो एंड क्रो ने। उसके बाद में रोस की हमने ऊपर बात की है कि मिथ्या परिपक्वता की अवस्था का है, अर्थात बच्चे को लगता है कि वो परिपक्व हो गया लेकिन वो परिपक्व होता नहीं है, छद्म परिपक्वता रोस की। खेल की अवस्था है, तो खेल की अवस्था के संबंध में एक मनोवैज्ञानिक आते हैं स्ट्रैंग, जिन्होंने कहा है कि जो ये आयु है ना इसमें कोई ऐसा खेल लगभग ही होता है जो बच्चे खेल नहीं पाते हैं, अर्थात 10 वर्ष के जो बालक हैं ऐसा कोई खेल नहीं है जो खेल नहीं होते, ऐसा खेल नहीं जो खेले ना हो, खेले ना हो, ये परिभाषा स्ट्रेंग की। तो ये दो परिभाषाएं आपको मेनली याद रखनी है। परिभाषाएं तो और भी बहुत हैं लेकिन सभी को अपने ध्यान में नहीं रखना है क्योंकि ऐसे तो बहुत परिभाषाएं हो जाएंगी। और वैसे अवस्थाओं के रूप में जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनकी हमने चर्चा कर ली है। एक बात और याद रखना कि हमने पहले शैशवावस्था पढ़ी थी, उसको बोलते हैं, शैशवावस्था को बोलते हैं प्री प्राइमरी एज, प्री प्राइमरी एज या प्री प्राइमरी एज कहें तो इसकी आयु सीमा हम लिख सकते हैं 3 से 6 वर्ष। और बाल्य अवस्था की बात करें तो ये होती है प्राइमरी एज, प्राइमरी एज या प्राइमरी स्कूल की एज, जो हम लगभग 6 से 11 मानते हैं। तो ये हमने बाल्य अवस्था के महत्वपूर्ण पॉइंटों की चर्चा की। उसके बाद में हम बात करते हैं किशोरावस्था की, अगली अवस्था है किशोरावस्था, उसकी बात करते हैं। किशोरावस्था की जो अवस्था है इसको बोलते हैं एडोलसेंस। तो सबसे पहले हम इस शब्द की चर्चा करते हैं कि ये शब्द कहाँ से आया। ये शब्द आया है लैटिन भाषा का एक शब्द होता है, लैटिन भाषा का एक शब्द होता है एडोल्स्केर, जो होता है एडोल्स्केर, जिसका अर्थ होता है कि परिपक्वता की ओर बढ़ना, परिपक्वता की ओर बढ़ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये शब्द के अर्थ से हमें पता चलता है कि बच्चा किशोरावस्था में परिपक्वता की ओर बढ़ता है। और किशोरावस्था की चर्चा करें तो इसमें मेनली स्टेनली हॉल का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इनकी एक पुस्तक है जो भी कई बार पूछ ली जाती है कि स्टेनली हॉल की किशोरावस्था से संबंधित पुस्तक कौन सी है, तो उनकी पुस्तक का नाम भी यही है, एडोलसेंस, जो कि इन्होंने 1904 में प्रकाशित की थी, 1904 में प्रकाशित। ये इस पुस्तक में कहते हैं कि जो किशोर में परिवर्तन होते हैं ना वो अचानक दिखाई देते हैं,
और वह कहते हैं कि उनका पूर्व अवस्थाओं से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इस परिभाषा का बाद में खंडन किया गया तथा अन्य मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है कि अवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, अर्थात है कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता, उसका किसी न प्रकार पिछली अवस्थाओं से कहीं ना कहीं संबंध होता है, वह धीरे धीरे होता है। सबसे अधिक किशोरावस्था पर काम भी स्टैनली हॉल ने किया था, तो इसलिए स्टैनली हॉल को किशोरावस्था का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। किशोरावस्था का जनक कहा जाता है। किशोरावस्था की अवधि की हम बात करें तो ये होती है 11 या 12 से 18 या 19 वर्ष तक। तो हम इतना सा ही ध्यान रखते हैं कि 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। इसमें भी जो शुरुआती समय होता है उसको बोलते हैं प्री किशोरावस्था, अर्थात प्री एडोलसेंस। प्री एडोलसेंस जिसमें हम बात करें तो 11 से 14 वर्ष की बात करते हैं। 11 से 14 वर्ष जो शुरुआती किशोरावस्था उसको प्री एडोलसेंस बोलते हैं। इस अवस्था की अगर अलग अलग कोई क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन तो वैसे इतना खास नहीं बनता है कि अलग अलग पूछे। जैसे लड़कियों के लिए इसमें कहा जाता है कि लड़कियों की ये एज 11 से 13 वर्ष होती है और लड़कों के लिए 12 से 14 वर्ष होती है। प्री किशोरावस्था अर्थात पूर्व किशोरावस्था की बात कर रहा हूँ मैं। विकास, शारीरिक विकास इसके अंतर्गत तेजी से होते हैं। शारीरिक विकास की चर्चा हम सभी सारी अवस्थाओं की एक साथ में करेंगे, किस प्रकार कौन सी अवस्था में क्या क्या होता है। तो उसके अंतर्गत हम शिशु अवस्था की बात करेंगे और बाद में बाल्यावस्था और किशोरावस्था, सभी की एक साथ में बात करेंगे। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, इस प्रकार की। अब विकास की कहा जाए तो हम इसकी कुछ विशेषताओं की चर्चा करते हैं जो कि महत्वपूर्ण विशेषताएं। जैसे सबसे पहले तो इसको कहा जाता है क्रांतिक अवस्था। क्रांतिक अवस्था अर्थात जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल एज। बच्चे की लाइफ की सबसे क्रिटिकल एज होती है। इसमें बच्चे बहुत अधिक उच्च आकांक्षाएं रखते हैं, उनको ये नहीं पता चलता है मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो इसको बोलते हैं उच्च आकांक्षाओं की अवस्था। उच्च आकांक्षाओं की अवस्था। तो आगे विशेषताओं में इसमें हम जानकारी लें तो इसको कहा गया है कि ये तो एक नया ही जन्म है, अर्थात बच्चे का नया जन्म काल बोलते हैं इसे। नया जन्म काल क्यों बोलते हैं? क्योंकि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों से वह अनभिज्ञ होता है तथा वह उसके समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। उसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं तथा संवेगों में भी उथल पुथल होता है। कामुकता की भी प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है जिससे वह समझ नहीं पाता है कि ये सब क्या हो रहा है, अर्थात वो एक नया जन्म सा अनुभव करता है। और नया जन्म का काल कहने वाले थे वही स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ने इसे नया जन्म का काल कहा है क्योंकि इसमें क्या होता है, चेंज बहुत होते हैं, इसलिए इसको पीरियड ऑफ चेंज भी बोलते हैं। पीरियड ऑफ चेंज। स्टैनली हॉल की इसमें सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा आती है कि उन्होंने इसे कहा है दबाव, तूफान, संघर्ष, तनाव। अर्थात दबाव, तूफान, संघर्ष और तनाव की अवस्था। तनाव की अवस्था। तनाव की अवस्था, ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है। इसको लेकर ये कई बार पूछ ली जाती है। किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने। इंग्लिश में भी इनको आप ध्यान में रखा करो। जैसे दबाव को बोलते हैं स्ट्रेस, तूफान को बोलते हैं स्टॉर्म और संघर्ष को बोलते हैं स्ट्रगल, तनाव को बोलते हैं टेंशन। किलपैट्रिक इसको बोलते हैं जीवन का सबसे कठिन काल है, द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ। द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ। अर्थात अनेकों इसमें शारीरिक चेंज देखने को मिलते हैं जिसके चलते बच्चे को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। अब बच्चे को समझ में नहीं आता है कि क्या उसको उसके करियर में करना है, अर्थात उसको करियर को लेकर टेंशन होती है, या उसको कहें तो वह अपनी आइडेंटिटी की खोज में रहता है, अर्थात विशिष्टता की खोज में।
वह समझ नहीं पाता है कि उसका खुद का क्या वर्चस्व है, उसे क्या करना है तथा किस दिशा में आगे बढ़ना है। अर्थात वो विशिष्टता की खोज में लगा रहता है, विशिष्टता की खोज का समय, या कहें तो आइडेंटिटी की खोज। सबसे अधिक जो समायोजन का अभाव है वो यहीं देखने को मिलता है, अर्थात समायोजन का अभाव। समायोजन का अभाव क्योंकि वो समाज को सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। उससे बड़े जो हैं वो कुछ कह रहे होते हैं, बच्चे हैं वो उनको कुछ कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि आप बच्चे नहीं हैं, बड़े हो चुके हैं, तथा बड़े जो लोग हैं वो कहते हैं कि तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए वो इसके बीच में फंस कर रह जाते हैं तथा वो असमायोजित की स्थिति में आ जाते हैं। समायोजन नहीं कर पाता है तो उसके अंदर जो संवेग है वो भी अस्थिर हो जाते हैं, संवेग अस्थिर की अवस्था हो जाती है। संवेग अस्थिर कहें तो उसमें, जैसे हम बात करें देशभक्ति की भावना की बात करें तो कई बार तो उसमें भावना जोर शोर से होती है, बढ़ चढ़ कर होती है, क्योंकि उसके जो संवेग है वो जल्दी उत्पन्न होते हैं और वो कई बार कहें तो जल्दी ही स्वतः ही खत्म हो जाते हैं, इसलिए संवेग अस्थिर की अवस्था इसको हम कहते हैं। एक इस अवस्था को बोलते हैं वीर पूजा का भाव, इसमें सर्वाधिक होता है वीर पूजा का भाव। वीर पूजा का भाव होता है इसमें। अब वीर पूजा का भाव क्या होता है? अब जैसे कोई भी सेलिब्रिटी है या कोई सिंगर है या कोई एक्टर है तो उनको वो अपना आदर्श मानने लग जाते हैं, या इसको बोलते हैं हीरोइक वर्शिप बोलते हैं इसको, हीरोइक वर्शिप, अर्थात हीरो की तरह रहना, इसको बोलते हैं हीरोइक वर्शिप। और उन्हीं की तरह अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। अब इस उम्र में बच्चों में जवानी के गुण प्रारंभ हो जाते हैं तथा वह अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश करते हैं, या हम बात करें तो स्पेसिफिक दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो शारीरिक परिवर्तन और करते हैं, जैसे अपने बालों को अलग अलग तरीके से सेट करना, नए कपड़े पहनना आदि। या इस अवस्था को एक और मेन नाम होता है इसका, बसंत ऋतु बोलते हैं इसको, जिसको बोलते हैं स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु। बसंत ऋतु क्योंकि इसमें लड़के लड़कियों की तरफ अधिक आकर्षित होती हैं तथा लड़कियां लड़कों की तरफ आकर्षित होते हैं। पीछे की बाल्य अवस्था में हमने पढ़ा था कि समलैंगिक ग्रुप बनता है उनमें, अर्थात है लड़के लड़कों के साथ में तथा लड़कियां लड़कियों के साथ में ग्रुप बनाते हैं, लेकिन इसमें विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण अधिक होता है। जैसे कोई लड़का है तो वो किसी लड़की को पसंद करने लगता है तथा उसको जीवन साथी के रूप में चुनने का आगे का सोचने लग सकता है, उसके साथ में घूमना फिरना उसको पसंद होता है, इसलिए इसको स्प्रिंग सीजन कहा जाता है। सोच उसकी अमूर्त हो जाती है तथा वह अनेकों चीज़ों से घिर जाता है, इसलिए इसको समस्याओं की आयु या उलझन की आयु कहते हैं। उलझन की आयु, उलझन की आयु, उलझन की आयु में जैसे किस प्रकार की समस्याएं, जैसे वो व्यवसाय की सोचने लग जाता है कि हम पढ़ें या कोई व्यवसाय करें, उसको शादी की चिंता होने लग जाती है, उसका जीवन साथी किस प्रकार का होगा उसकी चिंता होने लग जाती है, अर्थात समस्याओं से भरा हुआ काल होता है उसके लिए, अर्थात उसके जीवन में उथल पुथल मचा रहता है, इसलिए उलझन की आयु, उथल पुथल की अवस्था, उथल पुथल की अवस्था। चिंतन हम बात करें तो इसमें तार्किक चिंतन हो जाता है, तार्किक तार्किक चिंतन होगा और अमूर्त, उसकी सोच विस्तृत हो जाती है, अमूर्त चिंतन, अर्थात सोच उसकी फैल जाती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ये हमने कुछ इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में बात की है। वही अब एक दो मुख्य परिभाषाएं देखते हैं इनमें, जैसे कि सबसे पहली परिभाषा आती है कोलसेनिक की। कोलसेनिक ने इसे कहा है कि जो किशोरों से बड़ी एज के जो प्रौढ़ होते हैं वे उनको अपने मार्ग में बाधा समझते हैं, क्यों बाधा समझते हैं? क्योंकि
वो उनको कहते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन उनकी इतनी समझ नहीं होती है कि वो इस बात को समझ पाएँ, इसलिए वह अपने मार्ग में उनको बाधा समझते हैं। अर्थात कहें तो प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं, अपने मार्ग में बाधा समझते हैं। स्टेनली हॉल की हमने ऊपर पढ़ ही लिया कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। जीएस रोस की है जो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि इसे आदर्शों का निर्माण और पोषण करते हैं। वैलेंटाइन की भी परिभाषा है। वैलेंटाइन ने इसे कहा है अपराध प्रवृत्ति का है जो विकास का नाजुक समय है ये, अर्थात अपराध प्रवृत्ति की तरफ अधिक हो जाते हैं बच्चे। आपने देखा होगा कि किशोरावस्था में बालक जैसे गाने हैं उनकी तरफ आकर्षित करते हैं या उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, दिखावा करते हैं। किलपैट्रिक ने भी कहा है कि जीवन का सबसे कठिन काल है, जो कि हमने ऊपर इसकी बात कर ली है। किलपैट्रिक ने कहा है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। आज तो चारों ओर म्यूजिक बड़ा जोर से चल रहा है, संक्रांत के दिन चल रहे हैं तो सभी और बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं तथा छतों के ऊपर डीजे लिए हुए घूम रहे हैं। अब आगे देखें तो किशोरावस्था के अंतर्गत विकास के एक दो सिद्धांत होते हैं, उनकी भी चर्चा करते हैं। जैसे एक स्टेनली हॉल ने इसका समर्थन किया है कि एक पहला सिद्धांत आता है कि आकस्मिक विकास होता है, इसमें विकास जो है वो आकस्मिक रूप से होता है। आकस्मिक विकास या त्वरित विकास, इसमें कुछ अलग नहीं है, वही है जो ऊपर पढ़ के आए हैं कि जो बालक का विकास है वह अचानक से होता है। तो इसका समर्थक स्टेनली हॉल माने जाते हैं। एक इसके विपरीत दूसरा सिद्धांत आता है जो है क्रमिक विकास का, क्रमिक विकास सिद्धांत। इसमें कहा जाता है कि जो बच्चे का विकास है वह तीव्र न होकर के धीरे धीरे क्रमानुसार होता है। इसके समर्थन के रूप में नाम आता है थॉर्नडाइक का। तो ये जो दो इसके सिद्धांत हैं इसकी हमने चर्चा की। तो इसी के साथ आज हमने बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था की विवरणपूर्ण तरीके से पूरी चर्चा की है। पीछे की क्लासेस में हमने शैशवावस्था को कंप्लीट किया था और गर्भावस्था को कंप्लीट किया था। तो आज ये जो चारों अवस्थाएं हैं वो हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। कल हम चर्चा करेंगे बालक के शारीरिक विकास की, मानसिक विकास की, जो कि हम सारी अवस्थाओं का एक साथ में ही पढ़ लेंगे। शारीरिक विकास के अंतर्गत शैशवावस्था में कुछ अवस्थाएं आती हैं, जैसे आपने सुना होगा मोरो अवस्था, रूटिंग स्टेज, बेबिन्स की अवस्था। तो इस प्रकार की अवस्थाएं हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। आज की क्लास की ये दो ही अवस्थाएं हमने पढ़ी हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद।